बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगी लोक दास्तानों की, यानी कि फोक स्टोरीज की। हमारे कल्चर और अदब का ये बहुत अहम हिस्सा है, जिन्हें डिफरेंट राइटर्स और सूफी पोइट्स वगैरह ने अपने बड़े खूबसूरत अल्फाज में पेश भी किया है, बयां भी किया है। लेकिन हमारी दास्तानों के कुछ एक इंटरेस्टिंग सी बात जो आज हम डिस्कस कर रहे थे, बल्कि सुबह जब आते हैं तो सारी टीम गप लगाती है, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली हर लोक दास्तान का एंड वही होता है जो रोमियो एंड जूलियट का हुआ, यानी कि वो एंड में एक दूसरे के साथ नहीं होते। लेकिन इन लोक दास्तानों से ऑन अ सीरियस नोट हमें सबक बहुत खूबसूरत मिलता है कि मोहब्बत और प्यार के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं, और अगर तरीके से चीज़ को लेके चलें तो उसका एंड बेहतर होता है, रादर दैन लड़ाई झगड़े से चीज़ें करें। बहुत से इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी दिए जाते हैं। अब जैसे कि हमारी जो सबसे ज़्यादा मशहूर लोक दास्तानें हैं उनमें से कुछ हैं हीर रांझा, लैला मजनू, सस्सी पुन्नू, सोनी माहिवाल, मिर्ज़ा साहिबा, शीरी फरहाद, सैती मुराद, दुल्ला भट्टी और अनारकली। तो ये कुछ लोक दास्तानें हैं, जिनमें से ऑफ कोर्स जिनकी मुझे पर्सनली स्टोरी पता है, लैला मजनू की भी पता है, सस्सी पुन्नू की भी है, शीरी फरहाद की भी पता है और अनारकली की पता है। हीर रांझा ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, आई होप आपने देखा भी होगा कि एक लोक दास्तान के ऊपर हमने पूरा का पूरा सीरियल भी बनाया था पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने। यूसुफ सलाउद्दीन का ये एक बहुत मेजर एफर्ट था और पूरी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का। तो हीर रांझा के ऊपर सीरियल बनाया, वो भी आप लोगों को दिखाया। कोशिश यही होती है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की कि जो हमारी लोकल और कल्चरल स्टोरीज होती हैं उनको लेके आगे चलें, और वाई शुड बी फोकस ऑन बाहर की जो कहानियाँ होती हैं उनको हम इतनी तवज्जो से सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो हमने सोचा कि हम भी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करें। बहुत सी लॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म्स भी बन चुकी हैं। लोग अनारकली is a very famous film, हीर रांझा is another one. इसी वजह से आई थिंक हमारी सरजमीन को, यानी बड़े सगीर पाको हिंद की ज़मीन को प्रेम धरती भी कहा जाता है। और प्रेम धरती का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज हमने अपने सेगमेंट गपशप विद जुगन में पीटीवी के ऑन एयर प्रोग्राम प्रेम धरती की टीम से आपको मिलवाना है, और एक नज़र डालेंगे हम लोक दास्तानों के ऊपर और उन स्टोरीज़ के ऊपर जो हिस्टोरिकली हो चुकी हैं और जिनको हम अपनी फेमस लव स्टोरीज़ कहते हैं। उनसे सीखने को क्या मिलता है और क्यों पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने प्रेम धरती के इस एक एफर्ट को स्टार्ट किया, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफकोर्स आपके ही सवाल का आपको जवाब देंगे, मतलब जो हमारा एक सवाल होता है उसका आपकी ज़बानी जवाब देंगे। आपकी पसंदीदा लोक दास्तान कौन सी है, आपकी पसंदीदा लोक दास्तान कौन सी है, ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इसी का जवाब जो है आपके साथ शेयर करूंगी आफ्टर द ब्रेक। हमारे फेसबुक के सेगमेंट में 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं, mj@ptv.com.pk पे आप ईमेल कर सकते हैं, www.facebook.com/morningwithjugan पे आप फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड, पीटीवी सेंट्रल लाहौर पे खतूत। एंड अगर आपने ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल जो मेरा फेसबुक का पेज है वो है JUGGUNKAZIM ऑफिशियल, OFFICIAL। सो www.facebook.com/जुगन काजिम ऑफिशियल पे भी आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे अगेन, आपकी पसंदीदा लोक दास्तान कौन सी है, और ये भी आपने बताना है कि क्यों। क्योंकि लोक दास्तान का नाम तो आप लोग लिख देते हैं, पहले भी हमारा इस तरह का एक क्वेश्चन था कि क्या चीज़ पसंद है, तो आपने सिर्फ नाम दिया था। नाम के साथ प्लीज़ हमें ये भी शेयर कीजिए कि क्यों आपको पसंद है, उस पर कौन सी स्पेशल चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आई थिंक हीर रांझा मेरी डेफिनेटली फेवरेट होगी बिकॉज इट्स सो पंजाब रिलेटेड कि वो उससे अपनी एक कनेक्शन भी फील होती है। और अगर मेरे पास चांस होता है एज एन एक्टर कोई प्ले करना, तो डेफिनेटली आई थिंक हीर का कैरेक्टर मैं एंजॉय करती प्ले करना। आपको कौन सी लोक दास्तान पसंद है, आप भी शेयर करें। उसके बाद किचन के सेगमेंट में हमारे साथ शेफ मुनीरा हैं, उनसे जानेंगे कि सी फूड वीक में वो कौन सी फिश हमें बनानी सिखा रही हैं। जब हमने सी फूड वीक शुरू किया तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया कि भाई जो झींगे और इस तरह की चीज़ें वो बड़ी महंगी होती हैं, तो हमने सोचा कि अब हम फिश रिलेटेड रखेंगे अपने सी फूड वीक को। किसी और वक्त आगे जाके आपको दूसरी चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि फ़िश आजकल सीज़न में भी है और उसके बहुत से ऑप्शंस भी हैं, तो हम आपको फ़िश बनानी सिखाएंगे। आज कौन सी, वो आपको किचन के सेगमेंट में पता चलेगा। उसके बाद कल भी हमने ये बात की थी कि हम आज के दिन डॉक्टर साजिद मकबूल से किस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, एंड फॉर एनीवन हु वाज़न्ट वाचिंग यस्टरडे, और पिछले हफ्ते भी हमने कमिट किया था कि बच्चों की मेंटल हेल्थ यानी कि जहनी जो सेहत है उसके बारे में हम बात करेंगे, उनकी नफ्सियात पे डिस्कशन करेंगे कि मेंटल हेल्थ बच्चों की किस तरह बेहतर की जा सकती है, और जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे बच्चों का चिड़चिड़ापन, और जब बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करना शुरू हो जाते हैं या बात नहीं सुनते, तो एज अ डॉक्टर
डॉक्टर साहब की क्या रिकमेंडेशंस हैं और अपने आप को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चे भी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ गुजारें। एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको कहा गपशप जुगन में प्रेम धरती की टीम से मुलाकात होगी और कुछ क्लिप्स भी देखेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फेसबुक के सेगमेंट मिलेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपकी फेवरेट लोक दास्तान यानी कि पसंदीदा लोक दास्तान कौन सी है? और सारे कार्ड्स गिरा दिए जमीन पे। अच्छा जी, आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। मोहम्मद शफीक ने लिखा है सस्सी पुन्नू, वैसे किसी ने भी लिखा कि क्यों उनको कौन सी जो भी पसंद है वो क्यों पसंद है। साइम रशीद ने लिखा है गुड मॉर्निंग जुगन, सब लोक दास्तानें मुझे पसंद हैं। असद अली जोया ने लिखा है सोनी माहिवाल, जुगन जी मैं बीमार हूँ, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ। असद अली जोया के लिए प्लीज सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत अता फरमाए, आमीन। अच्छा, शीरी फरहाद एम कुर्बान अली लिखा है, खुरम शहजाद लिखा है हीर रांझा। अच्छा, सईद दिलावर हुसैन ने सलाम, आपका क्या ख्याल है? कोई भी नहीं। अच्छा चले, सैयद दिलावर हुसैन को कोई भी नहीं पसंद। कामरान खान सलाम जुगन, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड क्यूट। हीर रांझा इज गुड लुकिंग। गुड लुकिंग? मैंने आपसे पूछा पसंद कौन से, आपको लुक्स की पड़ गई है। अमानुल्लाह सांद ने लिखा है उमर मारवी, हाँ एक्चुअली मैंने मेंशन नहीं किया था। एम बिलाल शफी ने लिखा है आप ही आर लुकिंग वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एम बिलाल सैफी ने मरियम ले एम बिलाल शफी सैफी ने लिख दिया मरियम आप वाली फोटो बड़ी अच्छी है। आप लोग क्या कर रहे होते हैं वैसे फेसबुक के ऊपर? कभी कभी आप इतने फनी क्वेश्चंस जवाब लिखते हैं ना और आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। सफीना हसन ने लिखा है हीर रांझा। सैफ अली पिटाफी ने लिखा है गुड मॉर्निंग। इरम की कॉल है, उनकी कॉल भी लेते हैं टेक्सला से। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात किसी ने लिखी थी, वो भी आगे शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, आप कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप बताएं आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ जुगन, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है और यकीन करिए फास्ट में ये ट्राई करिए लेकिन आपने कॉल कभी अटेंड नहीं की मेरी। आई एम सॉरी, कॉल एक्चुअली मैं खुद डायरेक्टली अटेंड नहीं करती, ऊपर टीम अटेंड करती है। मैं तो आप लोगों से यहाँ पे लाइव ऑन एयर होती हूँ। मेरे पास ऑप्शन होता तो हर किसी की मैं कॉल जरूर अटेंड करती, बट ऊपर कॉल्स माशाल्लाह इतनी आ रही होती हैं कि मुश्किल होता है। कोशिश होती है, चले आज मिल तो गई ना एटलीस्ट कॉल, अल्लाह का शुक्र है। जी आज आप इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, आप तो हमेशा ही बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच। अच्छा इरम मुझे ये बताएं आपकी फेवरेट यानी पसंदीदा लोक दास्तान कौन सी है? हीर रांझा। क्यों? क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, मैंने खुद भी देखी है और उनका सीरियल देखा बहुत अच्छा लगा और वैसे भी उनकी स्टोरी पढ़ी है। और कहते ना अगर उनके आज ही दुनिया में अगर उन जैसे लोग पैदा हो जाएंगे या उन जैसे बन जाए तो खुशकिस्मती की बात है कि कोई स्टोरी बन जाएगी। लेकिन आपको ये बात डिप्रेसिंग नहीं लगती कि जो भी लोग दास्तान होती है एंड में रोमांस जो है वो मतलब जो होता है ना कि एंड में वो मिल नहीं पाते, डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है तो फिर ये तो बहुत डिप्रेसिंग होता है। पूरी हो जाती है उनकी बात तो फिर तभी खुशकिस्मती, लेकिन फिर मोहब्बत तो अमर हो जाती है। जी आप कहती हैं उनकी मोहब्बत क्या है? हाँ जी जी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मुझे बिल्कुल आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है, आपके पीछे भी काफी शोर है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सॉरी आपकी कॉल में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई है तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली आवाज नहीं आ रही। अच्छा, फैजान हाशमी ने लिखा हीर रांझा इज माय फेवरेट बट गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। अच्छा, यासीन शाह कोटजई ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम हीर रांझा। एम बिलाल सैफी ने लिखा है सैफुल मलूक। कुछ मुझे समझ नहीं आई इस बात की। आपने तो चले। मरियम अफजल ने लिखा हीर रांझा। मजहर अली फुल पोटोक ने लिखा है कि सब पसंद है। लैला मजनू बुशरा खान को पसंद है। उसके अलावा एक बड़ा ही फनी मैसेज था, मैं तो हर लोकदान को नहीं कोई दास्तान बयां करता है। अच्छा, ये जबरान बनी ने लिखा है। अच्छा और क्या लिखा है?
कुछ इंटरेस्टिंग और भी मैसेज आए हैं। अच्छा, नूर बख्श आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, मेरा मैसेज जरूर शामिल कीजिएगा, लेकिन जिस चीज को आपने मेंशन किया लोक दास्तान, वो लोक दास्तान नहीं है, वो हमारी एक रिलीजियस स्टोरी है, इसलिए मैं उसका नाम लेना नहीं पसंद करूंगी, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट थी कि आपका मैसेज जरूर पढ़ें नूर बख्श, सो आपका मैसेज पढ़ा, लेकिन लोक दास्तान नहीं है जो आपने लिखी है, सो प्लीज आप इसको रिमूव कर दें, वो बात ठीक नहीं होती। अच्छा, आप कैसी हैं हीर रांझा लिखा है आबिद हुसैन ने। अच्छा, किसी एक ने ये भी लिखा है कि क्यों आप इतने फजूल सवाल लिखती हैं, वो भी मैं शेयर करना चाह रही थी, मुझे लग रहा है शायद किसी ने डिलीट कर दिए मैसेज। अच्छा चलें, खैर, हाँ, सफीना हसन ने लिखा यार कोई काम का सवाल भी पूछ लिया करो। सफीना, हम अपनी तरह से तो काम का ही सवाल पूछते हैं, अगर आप प्रेफर करती हैं कि हम इसको कोई ऐसे वैसे सवाल पूछे कि भाई सास को अपनी बहुएं क्यों बुरी लगती हैं टाइप, ताकि घरों में लड़ाई हो जाए, तो वो तो हम नहीं कर सकते, हमारा अनफॉर्चुनेटली फॉर्मेट लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। कोशिश करते हैं कि वो सवाल पूछें जो थोड़े एजुकेशनल भी हों, कुछ आपको भी सीखने का मौका मिले और आपसे मुझे भी सीखने का मौका मिले, क्योंकि खैर अल्लाह माफी दे, मेरी तो कोई इतनी पोजीशन नहीं है कि मैं लोगों को सिखाऊं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि डिसेंट सवाल रखें कि चाहे आप देख रही हो, आपकी मदर देख रही हो, आपकी फैमिली का कोई भी बंदा देख रहा हो, वो एक डिसेंसी के अंदर सवाल हो, मगर उनके अंदर भी आप लोग बड़े मजे मजे के सवाल जवाब कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट लोक दास्तान कौन सी है? वैसे तो जुगन बहुत सी हैं, लेकिन वैसे जैसे सबकी पसंदीदा हीर रांझा, मुझे भी वही पसंद है, हीर रांझा। अच्छा, एंड व्हाई? वो इसलिए क्योंकि आप देखें कि उसमें रांझा जितनी खूबसूरती के साथ अपनी हर चीज़ छोड़ के हीर के लिए करता है, और फिर हर चीज़ की डाउन टू फॉल दिखाई देती है। और वही बात जैसे अभी आप बता रही थी कि डिप्रेसिंग होता है, लेकिन आई थिंक डिप्रेसिंग नहीं होता, ये तो मोहब्बत तो ख़त्म होती है, लेकिन ये तो एक इश्क दिखाया है जो कि सदियों से हम सुनते पढ़ते जा रहे हैं। और ये कि वो कहते हैं अल्लाह एक, मोहब्बत भी एक, हीर भी एक, और रांझा भी एक। नाइस, बहुत ही रोमांटिक होगी मुनीरा। अच्छा मुनीरा, कुछ 18,000 किस्म की चीजें लिखी हुई हैं आपके कागज के ऊपर, तो ये आप क्या बनाने जा रही हैं? ये 18,000 जो चीजें हैं ना, इसको हम एक मछली में लगाएंगे। मासूम सी एक मछली के साथ ही होने जा रहा है। अच्छा, आपने मछली का सिर उठा के ले आई हैं? जी बिल्कुल। ये आपने क्या हरकत की है? पता है हमारा फिश वीक चल रहा है, तो मैंने कहा फिश का भी जरूरी होना इज पार्ट ऑफ आवर शो, तो इसको मैंने कहा चलो तुम भी साथ, मैंने कहती मैंने साथ चलना है, मैंने कहा चलो। अच्छा, ये मरी हुई मछली आपसे बातें कर रही थी? बिल्कुल। मैं और मछली अक्सर ये बातें करते हैं बिल्कुल कि मैं भी शो पे साथ चलूंगी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बनने क्या चाहिए? ये तो जो मेरी तरफ देख रही है ना अपनी मासूम निगाहों आपको से, देखे एंजॉय कर रही है, ये आपको पता ही नहीं है। यही होता है ना, जब इतना अरसा आप खाना एज अ शेफ ज्यादा खाने के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, तो खाना आपसे बातें करना शुरू हो जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, तो बनाने क्या जा रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस, साथ में बना रही हूँ फिश मंचूरियन। अच्छा, तो चिकन मंचूरियन का ऑप्शन है, ये ऑप्शन ऑल्टरनेटिव। अच्छा, तो ठीक आ है। जाते हैं आपको पता है कि हमारे यहाँ जो दरिया की मछली थी, बहुत मीठी और बड़ी हर जगह इजीली मिल जाती है, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये सोचा कि लोगों को समझ भी आ जाएगी, हमारे व्यूअर्स को, कि कौन सी फिश लें। तो ये फिश इजीली मार्केट में मिल जाती है। वैसे तो हम बैक्टी बनाते हैं, सैल्मन बनाते हैं, लेकिन आपको मली भी मिल जाती है, रोहू भी मिल जाती है। आप कोई सी फिश लेके इसको बोनलेस इसका करा नाम लें। क्या है? इसका नाम है मली। मल्ली। इसकी मूछें होती है ना? हाँ, ये देखें। ये ले, इसकी मूछें देख ले। मियाँ वाले की मछली बहुत ही वाली अच्छी होती है, मीठी होती है। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी थोड़ी सी टेक्निक्स की तरफ। आपको पता है फिश जो होती है, थोड़ी सी लोगों को स्मेल बहुत उसकी आती है कि स्मेल आ गई है, तो मेरा होता है कि आप जब भी फिश लेकर आए, नमक, खसखस और लेमन जूस, या नहीं है तो सिरका, उससे लेके फौरन उसको लगा दें और आधे से पौने घंटे तक उसको लगाए रखें। उसके बाद उसको वॉश करने के बाद उसको मैरिनेट करें, तो वो अपनी स्मेल उसकी बिल्कुल निकल जाती है। वरना ये होता है कि लोग पहले से हर चीज़ लगा लेते हैं और फिर उसको वॉश कर देते हैं, तो उसकी वो जो फ्लेवर है वो सारा निकल जाता है। सिर्फ नमक, खसखस और साथ में लेमन जूस वो आप लगाएं। धोए बगैर बेशक लगा दें। हाँ, धोए बगैर फौरन लगा दें आधे पौने घंटे के लिए, ताकि उसकी सारी स्मेल निकल जाए। और उसको फ्रिज में मत रखें, उसको बाहर रखें। धोने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है, वरना उसकी सारी स्मेल आपकी बाकी चीज़ों में फ्रिज में भी आपकी आ जाएंगी। एक और भी तो ऑप्शन है कि आप बेशक उसको कवर करके क्लिंग फिल्म से लगा दें फ्रिज में, अगर बाहर गर्मी बहुत है, क्योंकि गर्मी के सीजन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। क्या होता है, गर्मी में फिश का वो रे के अलावा मछली अवेलेबल भी नहीं होती है, ना लोग लाते हैं। बट रोहू में स्मेल नहीं होती? हाँ, हो जाती है, लेकिन ये कि आपने जो बताया उसको भी, वो भी ठीक है। लेकिन आजकल जैसे सीजन चल रहा है, तो यही रिकमेंड करूंगी कि इसको आप फॉइल पेपर में जैसे भी कवर करके रखें, लेकिन उसको फौरन धो दें, और फिश की क्योंकि इसकी बॉडी की भी बहुत बहुत तेज स्मेल होती है, बहुत चढ़ती है।
तो इसलिए ये कि दूसरा ये कि आजकल हमारा से फिश का चल रहा है, रे के महीने तक खाई जाती है, तो आजकल सीजन चल रहा है, तो आई थिंक कि लेकर आनी चाहिए। लोग कहते हैं कि कांटे की वजह से लाते नहीं है, तो इसमें बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप इसकी बोनलेस करवा लें, इसको आप फिश एंड चिप्स की तरह बना लें, मंचूरियन करके बना लें, फ्राई करके खा लें, आप इसको किसी भी तरीके से मैरिनेट करके आप इसको खा सकते हैं। चलिए मंचूरियन की रेसिपी की तरफ आते हैं। ठीक है, जो फिश मंचूरियन है इसमें मछली हम तकरीबन बोनलेस मैंने ली है 1 किलो है। उसमें हम नमक, हस्बे जायका, लहसुन पेस्ट साथ में लेंगे, सुरख मिर्च साबुत, इसको मैं ब्लेंड कर फिर बाद में करूंगी, काली मिर्च तकरीबन आधी चम्मच, सिरका होंगे 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, वोस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, अंडा 1 अदद, मैदा 4 खाने के चम्मच, चीनी इसमें 1 चाय का चम्मच, साथ में होगा चाइनीज नमक 1 चाय का चम्मच, टमाटर पेस्ट 4 टेबल स्पून, टमाटो केचप 4 टेबल स्पून, हरा प्याज 2 चम्मच और तेल फ्राई के लिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, जो मैंने स्पाइसेस बताए हैं उसको हम ब्लेंड करके फिश के ऊपर लगा देंगे, और जिसमें मैंने मैदा लिया है साथ में एक अंडा लिया, उसको मैं हल्का सा मिक्स दोनों को करके मछली के ऊपर लगा कर इसको मैं फ्राई करके लैदा से निकाल लूँगी। और जो केचप मैंने लिए सारी सॉसेस जो लिए उसको हम गार्लिक में सौते करके उसमें बनाऊंगी। और मैं जब भी बनाती हूँ मंचूरियन तो मैं इसको कभी भी इकट्ठा नहीं करती हूँ, मैं हमेशा फ्राई फिश लैदा से रखती हूँ और सॉस लैदा से रखती हूँ, ताकि जब सर्विंग करनी हो तो आप इसको देन आप इसको पुट ओवर करें। अगर आप उसमें पहले से मिक्स करके रख देंगे तो फिश जो कि बहुत सॉफ्ट होती है वो पानी भी छोड़ सकती है और आपका सॉस भी खराब हो सकती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड हमेशा करूँगी कि जब भी अभी 2 चीज़ें इकट्ठी, मंचूरियन की कोई भी सॉस चाहे चिकन के साथ हो चाहे फिश के साथ हो, आप इसको सॉस लैदा से रखें और फ्राई फिश जो सी वो लैदा से रखें। तो यानी कि आप इसको सेपरेटली सर्व करेंगे, और बल्कि सर्व भी सेपरेटली करें, अपनी प्लेट में डालें और उसके ऊपर से सॉस डालें। बिल्कुल, जिसने जिस तरह खानी हो वो उसको वैसे ही ले। फिर इस तरह ये होता है कि आपकी फिश भी सही रहती है, सॉगी ज्यादा नहीं होती है, उस पर जो क्रंची होता है वो जरा सही रहता है। क्योंकि घर में जब मैंने एक दफा चिकन मंचूरियन बनाया था तो हुआ ये था कि मेहमानों को तो बुला लिया कि आ जाए जी खाना लग गया, अब सब आराम आराम से आ रहे थे, 10 मिनट तक जब आए तो वो बिल्कुल ही वो बहुत हो जाती है। और ये ऐसी डिश है हमारी फिश मंचूरियन जैसी होगी, इसको रेडी टू सर्व होता है, जैसे आपके गेस्ट आके बैठे आपने जस्ट उसी टाइम सॉस गर्म करनी है, फिश फ्राई करके आपने जस्ट सर्व कर देनी है। उसमें ये नहीं कि आपने 1 घंटे पहले बना के रख दी है और उसको कर दिए, लेकिन फिर भी अगर सॉस आपकी लैदा से हो, फिश लैदा से हो, तो भी आपका वो आधे से पौना घंटा कवर कर सकता है। लेकिन अगर दोनों चीजें मिक्स होंगी तो आपकी सारी के साथ टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं अपनी एग फ्राइड राइस की तरफ। जी, एग फ्राइड राइस के लिए हम चावल लेंगे, 1 किलो चावल ले लेंगे। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो होगा हरा प्याज 1 कप, गाजर तकरीबन 2 अदद, वो भी तकरीबन, लहसुन लेंगे 8 जवे, साथ में लेंगे अंडे 6 अदद, साथ में लेंगे सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच और मैदा भी लेंगे 1 चाय का चम्मच, साथ में लेंगे जर्द रंग हस्बे ज़रूरत, अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई मर्जी नहीं, ऑप्शनल है ये। और साथ में सोया सॉस लेंगे 2 खाने का चम्मच, सिरका 2 चम्मच और तेल तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, वो लेके इसको हम अंडे को 6 के 6 अंडे होंगे उसमें सारी हम चीज़ें डालेंगे, सॉस डालेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स जो कट करेंगे उसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, इसको मैं बिल्कुल फाइन चॉप करूँगी और उसको मैं एज इट इज राइस जो बॉइल करूँगी उसके साथ डालूंगी। और जो मैंने इसकी बनाई है सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च होगी उसको एंड में हम ऊपर 1 टेबल स्पून जो से हमने चावलों के ऊपर हम इसमें डाल के तो उसको दम दे देंगे। और स्प्रिंग अनियन उसकी स्मेल होगी, साथ में इसकी गार्निश होगी, तो वो आपकी अच्छी खासी डिश, वो भी एग फ्राइड राइस के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। सही। एंड एक क्वेश्चन है कि क्या ये प्रॉन्स के साथ भी इसी तरह बन सकता है? ये मंचूरियन बिल्कुल बन सकता है, बन सकता है। फ्राई चीज़ जितनी भी आपकी होंगी उसके साथ अब अलग सॉस बना के आप सर्व करें, तो चाहे प्रॉन्स हो, क्योंकि आपने इसको फ्राई करना है बैटर के साथ, क्योंकि प्रॉन्स जैसे मैंने बैटर्स का बताया कि आप उसको बनाएंगे तो प्रॉन्स को वैसे बनाएंगे तो आपकी वो बटरफ्लाई प्रॉन्स बन जाएगा और साथ में आपकी वो बन जाएगी सॉस बन जाएगी, आप सर्व कर सकते हैं। ये तो खैर हम ऑनर दिखाते रहेंगे होते हुए, और आई थिंक फिश होगा कालामारी के साथ भी आई थिंक आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बिल्कुल, नॉर्दर्न पीपल यूजुअली बनाते हैं, बट सी फूड बना सकते हैं आप डेफिनेटली। और ये बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे, कालामारी भी है, प्रॉन भी है, छोटे छोटे सारे वो मिक्स हुई हुई है चीजें। तो ये जो चीज़ हम जो मैंने बनाई रेसिपी बना रही, इसको बच्चे बहुत शौक से खा सकते हैं। आपको पता है कि हम बाहर जब जाते हैं तो फिश एंड चिप बहुत शौक से खाते हैं। आप इसी रेसिपी को अगर आप अंडे के साथ क्रम्स ढेर सारे लगा के डीप फ्राई करें तो और पोटैटोज के साथ सर्व करें तो वो भी बहुत शौक से बच्चे खा लेते हैं, मतलब फ्रेंच फ्राइज। बिल्कुल, बहुत शौक से खा लेते हैं। वंडरफुल। तो चले आप अपने काम की तरफ आ जाएं। है तो झटपट काम आज के, लेकिन उसमें प्रिपरेशन काफी चाहिए होती है। वेजिटेबल बहुत कट होंगी, इसलिए मैंने कहा जरा ये जो 18,000 चीजें इसको 18 मतलब टाइम तो तरफ थोड़ा लगे ना। हाँ, तो आप उसमें मसरूफ हो जाएं। व्यूअर्स, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, अपनी बिजनेस करने की ख्वाहिश अपने दिलों में रखने वाले जो नौजवान हैं वो अपना कारोबार के लिए एक बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च कर दी है। इस स्कीम से लाखों नौजवान फायदा उठा सकेंगे और हर नौजवान फायदा उठा सकता है। 20 लाख तक का लोन एक नौजवान ले सकता है। फेडरल गवर्नमेंट ने 100 अरब की रकम
इस लोन के लिए अलहदा कर रखी है और कर्जा लेने के लिए और एजुकेटेड नौजवानों को तरजीह दी जाएगी। 50% कोटा खवातीन के लिए रखा है, 4% माजूरों के लिए, शोहदा की फैमिलीज के लिए 5%। 21 से 45 साल उम्र होनी चाहिए एप्लीकेंट्स की। 7 साल की मुद्दत में इस लोन को वापस करना है। पहले मरहले में नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन्स बैंक से कर्जा जारी करेंगे और 15 दिनों का उनको ऑर्डर दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इसको प्रोसेस करना है लोन को। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बेरोजगार हो सकता है आपके पास जॉब भी हो, बट यू हैव अ गुड बिजनेस प्लान, जरूर अप्लाई करें। इस प्रोग्राम की खास बात इसकी शफाफियत और इसका मेरिट है एंड सूबों के लिए कोई स्पेशल कोटा नहीं है। अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात डॉक्टर साजिद मकबूल से होगी। उनसे हम बात करेंगे बच्चों की मेंटल हेल्थ यानी कि जहनी सेहत के बारे में आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर साजिद मकबूल हमारे साथ हैं। लास्ट वीक जो हमने कमिटमेंट की थी एंड ऑफ कोर्स जो कल भी हमसे रिक्वेस्ट की थी हमारी एक कॉलर ने कि प्लीज बच्चों की जहनी नशोनुमा की भी हमें बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब हमने सोचा थोड़ा सा आउट ऑफ जो आपका नॉर्मल एरिया ऑफ कंफर्ट है वहां से जरा निकलते हैं, क्योंकि बच्चों का की जहनी नशोनुमा को आई थिंक सबसे कम तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये कंसिडर किया जाता है कि तो बच्चे हैं और डिफरेंस डज इट मेक, लेकिन जो हम उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं छोटी एज में वही आगे जाके उसी का फल हम खाते हैं या जहर खाते हैं, डिपेंडिंग ऑन बच्चा कैसा निकले। तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए डॉक्टर साहब? जी बहुत मेरे ख्याल में इसको अहमियत कम दी जाती है, मगर है बहुत अहम बात। घर के माहौल से ये सब काम शुरू होता है। जो बच्चा प्यार और मोहब्बत से, खुलूस से, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उससे अपने घर का माहौल देखता है और उसमें पलता है, उसको बाद में बहुत मुश्किल नहीं होती। क्योंकि देखिए ना, एक बच्चा एक सीखने के अमल में है, वो सीखता है और किससे सीखेगा? सबसे ज़्यादा तो वो सीखता है अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने घर के माहौल से, फिर उसके बाद वो निकलता है तो बाहर जाता है और लोगों से मिलता है, बच्चों से मिलता है, बड़ों से मिलता है और स्कूल से। सो जो माहौल उसको घर वाले सबसे पहले देते हैं, उससे उसका बहुत असर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा एक गलती करता है ना, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आप बुरे बच्चे हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि ये बात जो आपने की ये अच्छी बात नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे करनी चाहिए, ये कैसे होना चाहिए। इनमें हालांकि बज़ाहिर कोई फर्क नजर नहीं आता। आप गंदे बच्चे हैं या आपने ऐसी बात कर दी जो ठीक नहीं है, यानी आप समझे मेरी बात? हम लोग आमतौर पे कहते हैं गंदा बच्चा, और ये जब आप बच्चे को गंदा कह देते हैं तो आप उसको ऑलमोस्ट एक सारी जिंदगी के लिए वो दे रहे हैं कि भाई तुसी गंदे ही हो। हाँ। तो फिर आप गंदे काम ही करोगे। हाँ। वो जो एक थ्योरी होती है ना कि हर इंसान अच्छा होता है और कभी कभी वो गलत काम करता है, या फिर हर इंसान बुरा होता है। जी। हर इंसान बुरा नहीं होता, इंसान जो काम करता है वो गलत होते हैं। और बच्चों को अगर हम ये गलत बात के ये कहते रहेंगे कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तो बच्चा होता ना कि आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड हो जाता है। अगर मैं बुरा ही हूँ तो फिर फायदा क्या? जी, एक बच्चे को समझाना, उसको सिखाना, वो माँ बाप का काम होता है। यानी उसको एक राह पे चलाना वो माँ बाप का काम होता है। यानी उसको देखिए ना, गलती तो सब करते हैं, बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं। अब छोटा तो सीख रहा है, तो हमें उसको उसकी जो गलती है उसका बताना है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। किस तरीके से सिखाएं? वो थप्पड़ मार के भी सिखा सकते हैं और आराम से भी उसको समझा सकते हैं। उसकी जो नफ्सियात पे उसका असर बहुत पड़ता है। अगर हर वक्त हम उसको झिड़कते रहें और उसको बुरा भला कहते रहें, या लोगों से कि ये देखो कितना गंदा बच्चा है, ये देखो ये इतना, ये काम इसको नहीं आता, ये यूं नहीं होता, और यही चीज अगर आप आगे देखें तो बाद में स्कूल में भी इसी तरह उसका असर हो सकता है। और बच्चों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को 10 लोगों के सामने कर, अब बच्चे ने गलत किया, चले आप फादर के साथ शेयर करें या मदर के साथ शेयर करें अगर आप फादर हैं, लेकिन जब आप 15 लोगों में बैठ के कहते हैं ना कि ये देखो जी इसने ये किया, तो ऑलमोस्ट लाइक आप बच्चे को ये फील करा रहे हैं कि तुम जब बुरा करोगे ना तो सबकी तुम्हें अटेंशन मिलेगी, सारे तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी वो
जी, ये देखिए ना, अब ये माहौल का एक और मैं आपसे एक और बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये भी है कि माहौल जिस तरह माँ बाप हैं, बहन भाई हैं या दूसरे बच्चे हैं, आपस में जो उनका इंटरेक्शन होता है उसका भी बहुत असर पड़ता है। यानी एक दूसरे के साथ जो रवैया होता है, अगर हमारे होता है बदकिस्मती से कुछ मियाँ बीवी का झगड़ा रहता है, एक दूसरे पे चीखते चिल्लाते भी हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी करते हैं। इसी तरह अगर दूसरा कोई बड़ा भाई या बहन अगर उसके साथ भी यही सुलूक हो रहा है, तो छोटा बच्चा उससे सहम भी जाता है और समझता भी नहीं है, और फिर वो समझता है कि ये नॉर्मल बात है कि अगर आपने कोई बात की जो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं उसको बजाय सुनने के, बर्दाश्त करने के या आपसे उसके बारे में बात करने के, मेरा एक ही तरीका है, वो ये है कि मैंने कह दिया बेवकूफ़, तुम्हें तो पता ही नहीं है, या ये कि कुछ और इससे बड़ी बात कह दी, चाहे वो अपनी बीवी हो, चाहे वो अपना दूसरा इसका भाई हो, इस बच्चे का भाई हो, तो वो सीखता जो कुछ है, या गाली भी चल जाती है, तो वो जो है वो सीखता है, जो देखता है उसको वो अपना लेता है। क्योंकि माँ बाप बड़ा हैरान होते हैं कि मेरे बच्चे ने गाली कहाँ से सीखी, या उसने घर से सीखी है या घर में जो काम करते हैं लोग उनसे सीखी है, और नेचुरली ना घर पे जो काम करते हैं उन बेचारों पे डाल देते हैं। स्कूल में भी बच्चे सीखते हैं कुछ ऐसे अल्फाज। हमजा एक दफा स्कूल से सीख के आया कि मैं हैरान परेशान हो गई, बाद में बड़े प्यार से पूछा कि हमजू ये आपने वर्ड कहाँ से सीखे हैं, तो उसने अपने एक फ्रेंड का नाम लिया। स्कूल गई तो पता चला कि उस बच्चे के घर में फजूल अल्फाज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उसने आके मेरे बेटे को भी सिखाया और भी बहुत से बच्चों को अजीब अजीब वर्ड सिखाए। बच्चे तो स्पंज की तरह होते हैं, हर चीज जज़ब कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे नजर रखना जरूरी कितना है? जी, बहुत जरूरी है। देखिए ना, एक तो हमने जिस्मानी नशोनुमा की बात की थी कि जिस तरह बच्चा एक वक्त पे बैठता है, एक वक्त पे बोलता है, इस पे नजर रखनी चाहिए। मगर हमारी जो ये है कि बच्चे का जो जिसको कहते हैं एक दूसरे के साथ रवैया कैसा है, मसलन दूसरे बच्चों के साथ कैसा है, भाई बहनों के साथ कैसा है, माँ बाप के साथ कैसा है, इस पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। और ये आम तौर पे शुरू में हम ये नहीं चीजें पहचानते। मसलन एक बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, एक बच्चा बात नहीं मानता, कई मरतबे वो खाने में तंग करता है, कई मरतबा वो उल्टियां शुरू कर देता है, कई मरतबा वो रोना शुरू कर देता है, या जो भी आप उससे चाहते हैं वो नहीं करता। तो कई मरतबा शुरू में ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसकी कोई वजह हो सकती है। यही चीज़ जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो अगर अपने खेलने के लिए दूसरे बच्चों के साथ जाता है, तो वो उस अगर एक्टिविटी में उसमें शामिल नहीं होता, खेल, इसलिए हम ये कहते हैं कि खेल का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी बच्चों के साथ खेलना, मुख्तलिफ जो ये स्पोर्ट्स होती हैं उसमें शामिल होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भागना खेलना बच्चों के साथ, उनके साथ एक ग्रुप का हिस्सा बनना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपके पास जो माँ बाप के पास है, कुछ ख्याल रखना चाहिए कि इनका बच्चा, उसका जो बिहेवियर है वो सही है या नहीं, और इस पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। अभी हम कैसे नजर रख सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा एज अ पेरेंट कि हमारे बच्चे की जहनी नशोनुमा और जहनी ग्रोथ जो है वो ठीक हो रही है? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर बच्चा जो उसकी जो तवक्को है उससे हट के बच्चा कर रहा है, डॉक्टर साहब, बहुत से बच्चे घरों में पहला बच्चा होता है ना, उनको तो नहीं समझ आती कि क्या करना है क्या नहीं। मगर ये है कि फिर अगर उनको ये नहीं होता तो बाकी बच्चों से मुकाबला वो उसको कंपेयर कर लेते हैं ना। मैंने आपको कुछ चीजें तो बताई है ना, जिस तरह बड़े बच्चों में तो बहुत आसान होता है, स्कूल में दुश्वारी हो सकती है, कोई ऐसे उसको रोना धोना हो सकता है, बाकी बच्चों से मिलना नहीं पसंद करते, बात नहीं, या अलहदा रहते हैं, या बात नहीं मानते, या उनको नींद में दुश्वारी होती है, या स्कूल जाते वक्त दुश्वारी होती है, और या स्कूल में जाके वो पढ़ाई में दुश्वारी होती है। ये सब जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जिससे माँ बाप को अंदाज़ा होना चाहिए कि इसको, या झगड़ालू बहुत है, या बात नहीं मानता है, जिस तरह भी आप कह रही थी, खामखा रोना शुरू कर देता है, चीखें मारता है, चीज़ें तोड़ता है। ये सब जो अलामात होती हैं, ये इसको यानी इसकी कोई वजह होती है। अब इस वजह को समझना वो माँ बाप का भी काम है, और वो फिर डॉक्टर या उसमें साइकोलॉजिस्ट मदद करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी, क्योंकि आपने साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया, तो क्या ये बीमारी कंसिडर की जाती है? यानी कि क्या आप इसका इलाज करते हैं एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट,
या इसके लिए कोई अलहदा डॉक्टर होते हैं? जहन के जो मसाइल होते हैं, क्या उनको बीमारी कंसिडर किया जाता है बच्चों के केस में? जी, कुछ ऐसी होती हैं। इसमें हम मसलन जो आपने लफ्ज़ सुने होंगे, हमने कुछ तज़किरा पहले भी किया था, जिसको ओवर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, या ADHD कहते हैं, वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वगैरह, वो हमने बात की थी। वो जो है वो एक ख़ास किस्म के उसमें हम ग्रुप में डालते हैं, उसके लिए आपको ख़ास तवज्जो चाहिए होती है। मगर देखिए, जो हमारा काम होता है, हमें अगर माँ बाप आके ये बात बताते हैं तो हम उसकी वजह मालूम करने की कोशिश करते हैं, और वो वजह माँ बाप अगर खुद सोचें और डॉक्टर से बातचीत करें तो उनको इसकी वजह आम तौर पे मालूम हो जाती है। और अगर वो वजह मालूम हो जाए, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर बच्चा सुबह स्कूल जाने के वक्त ही उसके पेट में दर्द होता है और उसी वक्त उसको मतली होती है और उसी वक्त उसको उल्टी होनी शुरू हो जाती है और सारा दिन ठीक रहता है, या जब छुट्टी का दिन होता है उस दिन ठीक रहता है, तो फिर डॉक्टर को भी मालूम होता है और माँ बाप को भी मालूम है कि ये इसको किसी वजह से स्कूल जाने के वक्त जिसको हम कहते हैं बेचैनी, एंग्जाइटी या टेंशन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप क्या रेकमेंड करते हैं, एक दफ़ा फिर से इसको वाज़े तौर पे डिस्क्राइब करेंगे। और फिर 3 मसाइल जो बच्चों के मेरे ख्याल से पेरेंट्स खुद ही हल कर सकते हैं डॉक्टर पे ले जाए बगैर। वो एक तो चिड़चिड़ापन, दूसरी बात मारना और गाली गलौज करना, और तीसरी बात बच्चे जो लोनर बन जाते हैं जो घर से निकलना नहीं पसंद करते, घर से अपने लॉन में भी जाके नहीं खेलते। तो ये जो 3 मसाइल हैं, इनके एज अ डॉक्टर आप क्या रेकमेंड करते हैं? क्योंकि सबसे कॉमन 3 मसाइल यही होते हैं, चिड़चिड़े बच्चे, गलत जबान और हाथ चलाकी करना जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा लोनलीनेस, तो लोनर्स जो होते हैं। तो ये 3 मसाइल भी डिस्कस करेंगे, टिप्स भी लेंगे। अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है स्पेसिफिकली अपने बच्चे से रिलेटेड तो प्लीज ब्रेक के बाद कॉल कीजिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स हैं तो हम टीवी पे ही, लेकिन डॉक्टर साहब और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि ये जो टीवी बच्चों को दिखा दिखा के हमने खराब किया ना, बात ये है कि ना तो बच्चों का कोई काम है छोटे बच्चों का कि वो मॉर्निंग शो देखे रात को अपने पेरेंट्स के साथ, ना ही छोटे बच्चों का कोई काम है। मतलब हम तो चले फिर भी अपने मॉर्निंग शो को कोशिश करते हैं कि ऐसी वैसी उसमें कोई बात ना हो जो किसी बच्चे को ऑफेंड करे या कोई गलत मैसेज दे या कोई बात हो। लेकिन मतलब मॉर्निंग शोज हो गए या ड्रामे हो गए या सास बहू के इशू, आई मीन छोटे बच्चों का कुछ तुक नहीं बनता ये चीजें देखने का। मैं खुद एज समवन हु वर्क्स ऑन टीवी ये बात कहूंगी। हमजा को मैंने एक अरसे तक जो सिर्फ एजुकेशनल कार्टून्स थे उसके अलावा कुछ नहीं देखने देती थी, इवन दो मैं खुद टेलीविजन पे काम करती हूँ, बिकॉज हर चीज बच्चों के लिए नहीं होती। डॉक्टर साहब इस पे मजीद आप और क्या कहेंगे, क्योंकि हमने ये बात करना था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन सी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए ठीक है। टीवी हम लोग वाकई हम नहीं रेकमेंड करते, और बच्चों में ये बहुत एक आजकल एक्चुअली बच्चों में क्या माँ बाप में रुझान है कि वो एक बेबी सिटर बन गया है, टीवी चला दिया और बच्चे को वहां बिठा दिया, और खुद खाना बना रहे हैं और खुद दूसरे कमरे में बैठ के दूसरा ड्रामा देखना शुरू कर दिया या फिल्म देखनी शुरू कर दी। ये ठीक नहीं है। अच्छा, एजुकेशनल प्रोग्राम्स तो हैं ना बच्चों के, कुछ ऐसे अच्छे प्रोग्राम हैं जिसमें आप सीख सकते हैं, मसलन अल्फाबेट सीखते हैं, आपके बड़े फेमस प्रोग्राम्स हैं जो हमारे यहाँ पर भी होते हैं, मगर इसमें एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, दौरानिया होना चाहिए। तो जिस तरह अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि 1 घंटे से ज़्यादा किसी वक्त भी बच्चे को टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, तो 1 घंटा तो काफ़ी वक्त होता है। अच्छा, अब हम ये रिकमेंड करते हैं, सॉरी हुमा की कॉल है, हुमा की कॉल है। आप अभी आप क्या रिकमेंड करते हैं टीवी के क्लास एंड एवरीथिंग एल्स? हम अभी आएंगे, जस्ट लेट मी जस्ट क्विकली टेक अ कॉल, वो ड्रॉप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम हुमा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी आज हुमा, अच्छा कि आपने जो जिस्मानी सेहत के बाद आप दूसरी तरफ भी आए हैं, उस बारे में काफी सारे सवालात हैं। अभी डॉक्टर साहब कहते हैं सिर्फ 1 घंटा टेलीविजन देखना चाहिए। जब से ये हमारे टीवी चैनल्स हैं जो कार्टून के ऊपर ही पूरे बेस करते हैं और वो डब करने के बाद बच्चे उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, तो वो 1 घंटे में तो एक ही कार्टून खत्म होते हैं और वो तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। मेरा नहीं ख्याल, जब पीटीवी में एक वक्त हम छोटे थे और वो 1 आधे घंटे की स्लॉट होती थी तो तब पॉसिबल था, आते ही कार्टून इतनी देर के लिए थे।
या कोई प्रोग्राम है नकवाला जीन या समथिंग लाइक दैट। अब तो वो 24 घंटे टीवी की नशरियात हैं और एक और पड़ोसी मुल्क है उसकी जबान भी हमसे मिलती है, सारा दिन बच्चे को देखते रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। एनीवेज ये मेरी राय थी। 2 सवाल मैं करना चाहती हूँ। एक मेरा छोटा बच्चा है, प्ले ग्रुप में पढ़ता है, घर में बहुत बातें करता है, मतलब प्लेयर नहीं करता मगर वर्ड्स बोल कहता है, एक्सप्रेस कर लेता है जो वो कहना चाहता है, मगर स्कूल में उसकी हमेशा ये कंप्लेन है कि वो एक लफ्ज भी नहीं बोलता और उसके टीचर का ख्याल है कि वो बोल ही नहीं सकता। वो फॉलो करता है, लिख लेता है कुछ ना कुछ, मगर वो बोलता नहीं है। पोएम भी इनफेक्ट मतलब कुछ भी चीज जो पूरी क्लास में बोल रही होती है वो नहीं बोलता। अच्छा। उन्होंने तो मुझे ये रिकमेंड किया कि स्पीच थेरेपी करें। स्पीच थेरेपी तो मैं तब करवाऊँ तो वो घर में भी ना बोलता हो, घर में तो वो अच्छी बुरी हर बात कर लेता है, अपनी कन्वे कर लेता है। इसी तरह जो बड़ा बेटा है वो वैसे सही है, फ्रेंडली, एवरीथिंग इज फाइन, मगर वो कभी अपने शॉर्पनर से अकेला ही खेलता रहता है, कभी अपने रेजर से अकेला ही, मतलब एक अलहदा दुनिया उसकी, एक फैंटेसी वर्ल्ड है, पता नहीं क्या है। स्कूल में वो स्लो है, उसकी परफॉर्मेंस फाइन, बहुत अच्छी नहीं है मगर एवरेज है, मगर उसकी टीचर कहती है कि कुछ नहीं आकर कहता, बस कभी अपने रेजर से खेल रहा होता है, कभी पेंसिल से खेल रहा होता है। मतलब क्या है ये, आई डोंट नो। अगर इसका कोई ताल्लुक है, इसको कुछ मतलब इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है, अगर डॉक्टर साहब मुझे गाइड कर सकते हैं। चलिए हुमा, आप ऑन एयर देखें, हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। टीवी वाली बात डॉक्टर साहब प्लीज खत्म कर लें, जो आप कह रहे थे कि आप क्या रेकमेंड करते हैं, उसके बाद इनके सवालों की तरफ जी, आएं। मैं ये कह रहा था कि इतना 1 घंटा महदूद करना जस्ट इस वजह से कि घर में मौजूद है, हर वक्त टीवी का ऑन होना जरूरी नहीं है और एक हद हर चीज की मुकर्रर करनी चाहिए। तो 1 घंटा है, बच्चे आमतौर पे कार्टून देखते हैं या सेसमी स्ट्रीट देखते हैं या कोई और, वो 1 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सो एजुकेशनल प्रोग्राम्स देख सकते हैं मगर 1 घंटे में वो खत्म हो जाते हैं। सो अब उनको प्ले वगैरह या इस तरह देखने की तो कोई जरूरत नहीं है। इससे बेहतर है कि ये जिस तरह अभी इसी से मैं इस बात को जोड़ता हूँ कि वो ये है कि बच्चों को हम ये कोशिश करते हैं कि बाकी बच्चों के साथ उनका जो खेलने का है वो जल्दी शुरू हो जाए, यानी इंटरेक्शन जो दूसरे बच्चों के साथ होता है उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर और बच्चे नहीं हैं और उन बच्चों से नहीं खेल सकते तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के साथ वक्त निकाल के खेलें, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे वो बाहर भागना हो या खेलना हो या झूले पे बैठना हो या किताब पढ़ना हो। अगर बच्चे और नहीं हैं तो अगर ये बच्चे एक दूसरे के साथ शुरू से ये करते हैं तो उनको एक आदत हो जाती है। ये जो बच्चा जो बता रहे हैं इसमें अब 2 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक छोटा है जी, छोटे की बात बताता हूँ। वो अगर वो कह रही हैं बोलता है सब कुछ है, स्कूल में ऐसा नहीं करना, तो उसमें थोड़ी सी झिझक है और हो सकता है कि उसको ये पहला एक्सपोजर हुआ हो बहुत से और लोगों के साथ और बहुत से और बच्चों के साथ। प्ले ग्रुप तो सबसे बेसिक लेवल है ना अभी। जी, अभी शुरू ही है ना, तो इसमें इनको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता इनको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, उसको एनकरेज करें, उसको समझाएं और उससे बातें करें और वो आहिस्ता आहिस्ता वो कर लेगा। या स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ऐसा मौका दिया जाए कि वैसे 2-3 बच्चे इसके मुलाकात करें ताकि वो वैसे उसकी जो झिझक है वो दूर हो जाए। तो और टीचर भी कोशिश कर रही होगी कि ये झिझक दूर करे और अच्छी टीचर ये कोशिश करती है कि थोड़ा वक्त देती है इस चीज को। घर में बोलता है तो बाद में वहां पर भी बोलेगा और ये भी हो सकता है बाद में टीचर कहे। ट्रस्ट की बात होती है ना, अगर आप बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट की एलिमेंट पैदा करेंगे, अगर उस बच्चे को एतबार है कि टीचर जो है, अभी उस बच्चे को मेरे ख्याल से नहीं समझ आ रही कि ये एनवायरनमेंट सेफ है कि सेफ नहीं है जी। और वो इस वजह से ओपन अप नहीं कर रहा। अब अगर उसको अगर डांट पिट रही होगी स्कूल में कि बेटा बोलो ना, बेटा बताओ ना, तो वो बच्चा वैसे ही डर जाएगा मजीद। और तो लोनली बच्चे, लोनर बच्चों का ये हमारा आई थिंक कवर हो गया उस लिहाज। आमतौर पे वैसे जो इस लेवल पे जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने ये बहुत कम देखा है कि इस लेवल पे टीचर्स डांटें, यानी छोटे बच्चों को नहीं डांटते, वो कोशिश करती हैं। अगर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता तब वो माँ बाप से कहती हैं, मगर कोशिश करते रहना चाहिए। ये बोलेगा। मैं जब हमजा को इनिशियली एक स्कूल में, मैंने पहले हमजा को एक और स्कूल में डाला था, फिर उसके बाद मैंने उसको शिफ्ट किया था किड्स कैंपस में जब वो छोटा था। जिस पहले स्कूल में डाला था वहाँ पे 1 हफ्ता था वो, डॉक्टर साहब बच्चा इतना सहम गया था और मतलब वो बात नहीं करता था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हमजा के साथ हुआ क्या है। फाइनली मैंने जब उससे और वो छोटा सा, वही प्ले ग्रुप में 2-2.5 साल का बच्चा आपको क्या बताएगा, लेकिन वो बार बार कहे टीचर नो नाइस, टीचर नो नाइस, टीचर नो नाइस। मैं टीचर से जाके मिली एट द एंड ऑफ द वीक कि जी बच्चा जो है वो, उसको मैंने ये नहीं कहा कि बच्चा ये कह रहा है, तो बाद में ये पता टीचर ने मुझे डांट दिया, कहते योर चाइल्ड डजंट टॉक, वो कम्युनिकेट ही नहीं करता।
मैंने कहा अगर वो इस टोन में मुझसे बात कर रही है तो जब माएँ नहीं होती होंगी तो ये क्या करती होगी बच्चे के साथ। मैंने बच्चे को चेंज शिफ्ट कर दिया, विद इन 2 or 3 वीक्स बच्चा अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गया। तो डॉक्टर साहब इट डज मैटर कि आपके टीचर्स कैसे हों। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सेकंड उनका बच्चा है वो कह रही है कि वो बच्चा अपनी दुनिया में गुम रहता है, कोई फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। जी, ये मेरे ख्याल में इसमें भी उनको मालूम होगा कि इसकी पिछले साल कई साल कैसे गुजरे हैं या हमेशा से ऐसे रहा है। देखिए, अगर तो बच्चा शुरू से ही किसी की तरफ देखता भी नहीं है, जिसको हम आई कांटेक्ट कहते हैं, और देखता भी इधर उधर है और एक खास चीज बार बार करता रहता है, यानी उसको रिपीट करता रहता है, और कुछ खास चीजों से वो खेलता है और लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, तो फिर हमें इसके लिए कुछ न कुछ मुआयना और तशखीस करने के लिए हमें प्रोफेशनल मदद चाहिए होती है। सो हो सकता है कि इस बच्चे को, मैं ये कहूँगा कि अगर ये ऐसा है इस बच्चे में, इसमें थोड़ी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, इसमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ये इसकी मदद कर सकते हैं, इसको इवैल्यूएट करके। हो सकता है कि उसकी वजह कुछ और हो, मगर अगर ऐसी वजह है कि वाकई उस बच्चे में कोई दुश्वारी हो रही है तो फिर वो उसकी मदद कर देंगे। कई मरतबा बच्चा ऐसा है जो मसलन पढ़ नहीं सकता या लिख नहीं सकता और उससे तवक्को की जाती है और वो फिर अपने आप को एक तरफ कर देता है, तो इसलिए दूसरे बच्चे के लिए मैं कहूंगा कि इनको थोड़ी गाइडेंस ले लेनी चाहिए। अक्सर डिसलेक्सिया होता है कुछ बच्चों को, जो उनको दिखता कुछ दिमाग में कुछ और वो होता कुछ और, लिखने का एस उल्टा गलत लिखते हैं, डी और डी को कंफ्यूज कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही होती है और वो रियलाइज करते हैं कि जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें डांट पिटेगी, तो वो खुद ही अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वही बात है, हर इंसान इतना कॉम्प्लेक्स होता है इंडिविजुअली कि उसके ऊपर मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, चिड़चिड़ापन, क्योंकि इस चीज का बहुत ज्यादा चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ताल्लुक होता है मोर देन साइकोलॉजिस्ट। कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े होते हैं और पेरेंट्स को समझ नहीं आती कि क्यों चिड़चिड़े हैं, और फिर अगला मारना और गाली गलौज करना। लेकिन चिड़चिड़ापन क्यों होता है बच्चों? जी, अगर तो चिड़चिड़ापन बिल्कुल पहले साल में होता है तो उसकी बहुत सी मेडिकल वजूहात भी हो सकती हैं। मेडिकल हो सकती हैं, मसलन उसके पेट में कोई तकलीफ हो रही हो, उसको कहीं दर्द हो रहा हो, उसको कोई खारिश हो रही हो, उसको कोई एलर्जी हो, उसके कोई इन्फेक्शन हो। सो ये जो पहले साल का चिड़चिड़ापन है, इसका तो डॉक्टर से मुआयना करवा लेना चाहिए। दांत का मसला हो सकता है, मैंने जैसे आपसे कहा। अब बच्चे को अगर कहीं खारिश है या एलर्जी है या कुछ है या कमर में कुछ है तो वो बता तो नहीं सकता ना, तो वो रोएगा, चिड़चिड़ा होगा। जो बड़े बच्चे चिड़चिड़ापन होते हैं उसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि उसमें हमें मालूम करना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। बच्चा चिड़चिड़ापन इसलिए भी हो सकता है कि वो नींद पूरी नहीं करता है, ये भी इस वजह से भी हो सकता है कि उसका खाना मुनासिब नहीं है, पूरा खाना नहीं खाता है, ये भी हो सकता है कि वो जो उसके साथ घर में रवैया होता है उससे वो बेजार है, ये भी हो सकता है कि उसके स्कूल पसंद नहीं है, हो सकता है कि और इस तरह के इश्यूज होते हैं। सो बड़े बच्चों का चिड़चिड़ापन जो है वो फर्क है, और जो पहले साल में चिड़चिड़ापन है उसमें मेडिकल रीजंस ज्यादा होते हैं और ज़हनी कम होते हैं। और डॉक्टर साहब, एक बात तो बहुत कॉमन है बच्चों में जो मैंने भी देखी है, वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चों को रात के 12-12 बजे तक जगाया होता है। वो माँ बाप के साथ बैठे होते हैं, माँ बाप के सोने के टाइम खुद सोते हैं, सुबह फिर 5:30 बजे जब बच्चों ने जागना होता तो उठते नहीं है। फिर माँ बाप कहते हैं पता नहीं हमारा बच्चा क्यों नहीं उठता। 5 घंटे की नींद तो एडल्ट के लिए काफी नहीं है, तो बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही काफी नहीं। बच्चे की ग्रोथ नहीं होती फिजिकल। तमाम बच्चों को 8 बजे सो जाना चाहिए। मार पिटाई जो बच्चे करते हैं और गलत जबान यूज करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? जी, मार पिटाई तो हम नहीं कभी भी कहते कि सही है। बच्चों को प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहिए, मगर उससे मालूम करना चाहिए, मगर उसके लिए आपकी अपनी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। आप घर का माहौल ऐसा रखें कि आप भी गाली गलौज न करें। आप ये भी हो सकता है कि आप कहें कि मैं तो गाली गलौज नहीं करता, बच्चों के साथ वाकई नहीं करते होंगे, मगर अगर मुलाजिम के साथ करते हैं या जब गाड़ी चला रहे हैं और अगर सामने से कोई गलत आ जाता है और उसको गाली गलौज कर देते हैं। यानी होता है ना हमारे साथ, हम गाड़ी चला रहे हो तो कोई गलत आ जाए या कोई ऐसा हो जाए, गलत बात बोल देते हैं। हाँ, तो फिर आप अगर वो करेंगे तो बच्चे उसको सुनते हैं, फिर वो समझते हैं कि ये इससे आपका इजहार जो है वो हो रहा है, उसी तरह उसका इजहार वो माँ बाप के सामने शायद ना करें और बाद में कर दें। तो ये बहुत जिम्मेदारी होती है यानी वालिदैन की कि बच्चे के सामने इर्द गिर्द, और जो बच्चा जहाँ तक सुनो, कई मरतबा
आपस में अगर लड़ाई झगड़ा मैंने तस्करा किया तो हो रहा हो, मगर वो ये सोचते हैं कि बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है और हम दूसरे कमरे में हैं, मगर बच्चे सब कुछ सुनते समझते हैं, माँ बाप की टेंशन भी समझते हैं, भाइयों बहनों की टेंशन भी समझते हैं, और ये गाली गलौच वाला जो है, हम ये कहते हैं कि आप बच्चे को समझाएं, उसको सिखाएं, उसको अगर सजा भी देनी है तो ऐसी सजा दें, उसको बताएं कि भाई आपने ये बात गलत की है, अब मैं आपका मसलन अगर उसको आप एक टेलीविजन का आपने प्रोग्राम की इजाजत दी हुई तो आज आप वो नहीं देख सकेंगे, या आज आपको हम ये आपको या नॉटी चेयर, हम लोग तो हमजा को हाथ इसलिए आज तक नहीं उठाया डॉक्टर साहब क्योंकि कुर्सी दीवार की तरफ कर दी जाती है, चलो बैठ जाओ नॉटी चेयर पे। हाँ। वो 2 मिनट नहीं बैठ सकता था, उसकी जिंदगी जीरन हो रही होती थी और अगली बार नहीं करता था वही चीज। डॉक्टर साहब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया और ये टॉपिक को कुछ इस तरह का है कि इसके ऊपर हम आई थिंक सारा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो हमने रियलाइज की है कि बच्चे कभी कभी घर के अंदर पैदा हुई भी कोई टेंशन या फ्रस्ट्रेशन खुद देखी हुई चीजों से ही सीखते हैं, या फिर उनकी नींद नहीं पूरी हो रही, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, या जो एनवायरनमेंट जिधर उनको डाला जा रहा है, स्कूल फॉर एग्जांपल, वहां पे वो खुश नहीं है। कोई भी बच्चा पैदा बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान पैदा बुरा नहीं होता, वो बुरी चीजों से एक्सपोज होता है तो वो बुरे काम करता है। चाहे बच्चा बुरा काम करे, वो बुरा बच्चा नहीं होता, उसका काम बुरा होता है, और ये बात हमें क्लियर रखनी चाहिए क्योंकि हम बच्चे को बुरा कह के उसको वैसे ही बुरा बना देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर ऑन एयर है, डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम जिसका नाम है प्रेम धरती। तो उसकी टीम से मिलेंगे, गपशप लगाएंगे और आपको क्लिप्स भी दिखाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। यकीनन आपने प्रेम धरती को देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा हम उनको इनकरेज करना चाहते हैं कि वो जरूर देखें। तो सबसे पहले तो आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, उसके बाद उनकी टीम से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। तो आइए देखते हैं। इश्क जो है कि ऐसी कैफियत का नाम है जो माशूक की तरफ मुसलसल मुतवज्जे रखती है। पहलो आप खुदा ने इश्क किताब थे, माशूक है नबी रसूल मियां। दुनिया के तसव्वुफ के मदारिज भी बुनियादी तौर पर ऐसे ही है, क्योंकि तसव्वुफ की बुनियाद जो है वो इश्क है। इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियां ते खुले तिन्हा बाग कुलूब अंदर जिन्हा की इश्क भूगोल मियां। जी हाँ व्यूअर्स, प्रेम धरती की टीम हमारे साथ है। इट्स एन ऑनर टू हैव देम ऑन द शो। डॉक्यूमेंट्री है, बेसिकली वीकली ऑन एयर जाती है और किसी एक लोक दास्तान को कवर करती है। आज हमारे साथ शाहिदा जबीन साहिबा हैं, हु इज द प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो।
वैसे प्रोड्यूसर्स ऑन सेट आवाज ज्यादा निकलती है, लेकिन जब प्रोग्राम में इंटरव्यू की बात होती है तो जरा सहम से जाती है। मुझे कहा गया था आहिस्ता बोले, आवाज ज्यादा आएगी। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह बोले, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा इनके भी यही सीन चल रहा है जो हमारे कैसर साहब का होता है। अच्छा, शाहिद अफजाल भट्ट साहब, ही इज well, what can I say, a very very senior cameraman at not age wise in terms of work and talent at हमारे पूरे प्रोग्राम की भी सेट आपने ही की है, सेट की लाइटिंग भी आपने की है। उसके अलावा there are so many different things that go to your credit, but इस प्रोजेक्ट का जो क्रेडिट आप पे जाता है वो कॉन्सेप्ट का है, एज द डायरेक्टर है एंड एज द डीपी है, राइट सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड आपके साथ एक ऐसी शख्सियत जिनको मैंने शादी में बुलाया था लेकिन ये भाग गए थे। मैंने कहा ये इंट्रोडक्शन इसी से स्टार्ट करूंगी, और जैसे डर भी रहा होगा आते हुए आज प्रोग्राम में कि पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। लो जी, जो होना था वो हो गया। असरार साहब हमारे साथ हैं तो एक बहुत ही आला एंड अमेजिंग सिंगर। इनको जब लाइव परफॉर्म करते हुए देखा मैंने प्रोग्राम पे ही, जब लास्ट टाइम हमारे पास आए थे तो आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। जनरली पीपल आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड विद यू, बट इस शो में आपने अपने गीतों के थ्रू लोक दास्तान, मतलब डिफरेंट दास्तानों को बयान किया, राइट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आई वांट टू स्टार्ट आउट विद हमारा जो आज क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसके बाद हम आएंगे टुवर्ड्स द प्रोग्राम, टुवर्ड्स द स्पेसिफिक जिस प्रोग्राम की हमने बात करनी है। आपकी फेवरेट लोक दास्तान कौन सी है और क्यों? ये देखा ना, आवाज गायब हो गई। फेवरेट सैफ अल मलूक। सैफ अल मलूक, एंड व्हाई? ये स्कूल का वो सैफ अल मलूक क्वेश्चन है की स्टोरी जब मैं सुन रही थी तो मुझे अपना वो बचपन और परियां और जिन और वो सब कुछ याद आ रहा था। आपके बचपन में परियां और जिन थे? स्टोरीज तो सुनते थे ना। सामने भी तो बैठी हुई है। जिन या परी? परी सवाल ही है, क्योंकि मुझे यूजुअली जिन की कैटेगरी में डाला जाता है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लेने लगी थी। भटकी हुई बदरू, आगे चल के आएंगे भी। नहीं, वो आपकी तरफ में भी आऊँ, आप फिक्र ना करें। अभी आप लेकिन जो बड़े हुए और स्टोरी खुली और जब हमने इस पे एपिसोड बनाया तो पता चला कि वो कश्मीर की आजादी की परी थी। अच्छा। जिसको बचपन में हम परी और वो सारा इस तरह कहते थे, तो उसका मुझे काफी मजा आया। मैंने भट्ट साहब को बल्कि इंसिस्ट भी करते रहे कि हम क्यों ना झील सैफ अल मलूक में जाए, वहां शूट करें। कहते उसका कोई ताल्लुक नहीं स्टोरी से। बेसिकली उन्होंने एंजॉय नहीं करने देना था। ट्रैवल नहीं कर सकते ना, एज ज्यादा हो गई है। स्पेशली मुझे सर ने कहा था कि यही बताना कि मैं बहुत यंग हूँ, और मैंने कहा कि सर मैं जरूर कहूंगी कि आप बहुत यंग है, लेकिन लोगों को भी तो यकीन करना चाहिए ना। वो बात इनको नहीं कह सकते। मैंने कहा कि है भाई ना, हम लोग अब इस बात को लेके आगे चलते हैं तंग करने के लिए। अब एक बंदा मिल गया ना छेड़ने के लिए, शुक्र कर तुम बच के वाजे सर। इसकी बारी आएगी, इसकी बारी आ जाएगी, इसकी ब्रेक में बारी आएगी। अच्छा सर, आपकी फेवरेट लोक दास्तान कौन सी और क्यों? लीला चनेसर। अच्छा। और ये सिंध की कहानी थी, और इसके बारे में जब हम यहाँ से चले थे तो इतना नहीं हमें पता था, क्योंकि बेसिकली इस डॉक्यूमेंट्री में हमने एक चीज रखी थी कि स्क्रिप्ट कोई नहीं रखा था, क्योंकि ये दास्तानें तो सबको पता है, ये दास्तानें लिखी गई हुई नहीं, क्या मतलब? हाँ जी। स्क्रिप्ट के बगैर किस तरह एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है? इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ही इसका यही था कि इसका स्क्रिप्ट ना हो, जो लोग कहें, जो हमें कहानी बताएं, उसी में से हम एक स्क्रिप्ट डेवलप करें। स्क्रिप्टलेस डॉक्यूमेंट्री? नहीं, स्क्रिप्ट हमने डेवलप किया। देखिए ना, स्क्रिप्ट तो लिखा लिखाया है, कहानियां हैं, कहानियों का स्क्रिप्ट है, तो उसको हमने रीराइट तो नहीं करवाना, लेकिन हमने जो पॉइंट्स इसमें अब आगे जाके बात करेंगे हमने कि किन पॉइंट्स के ऊपर हमने बेसिकली डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टोरी भी खुलती जाएगी। सही। तो लीला चनेसर पे ये सिंध की कहानी है, और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है जो हमारे सूफी बुजुर्गों ने की है, और औरत को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया है। और फिर आगे हम जाके भी शुरू करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा कि इन तमाम कहानियों में मर्दों से ज्यादा औरतें स्ट्रॉन्ग हैं। ये ऐसे हैरान कुन लुक के साथ कह रहे हैं कि जैसे कोई उन्होंने बड़ी चीज डिस्कवर की है। सर, ये मैं आपको भी बता सकती थी, आप कभी फोन तो करें। मैं आपको खुद बताऊंगी, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उन्होंने मुझे जिन का टाइटल भी दिया। ये भी तो कहा है कि कहानियों में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि खवातीन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग ना होती तो आप बिलीव करें कि इस पूरी टीम को जो लीड किया है वो शाहिदा ने किया है। और हमने चलने से पहले एक चीज डिसाइड की, शायदा हम तो इनको छेड़ रहे थे तो ये तो ऊपर से आ गए, तारीफ करनी शुरू कर दी है। अब हम कुछ नहीं कह सकते। हमने चलने से पहले ये चीज डिसाइड कर ली थी कि चाहे बात अच्छी लगे या ना बुरी लगे, जो डिसीजन ये करेगी वो सारे फॉलो करेंगे। ऐसा होता है? मेरे प्रोग्राम मैनेजर का बार बार फोन आ रहा था, मुझे ही करना था लीड। ऑप्शन नहीं था।
अच्छा, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन। अच्छा सर, व्हाट अबाउट यू, व्हिच इज योर फेवरेट लोक दास्तान? मैं तो जी ये कहना चाहूँगा कि थैंक्स टू शाहिदा जबी, थैंक्स टू भट्ट साहब। थैंक्स इसलिए किया कि मेरे लिए ये शो जो है वो बहुत मेरी मतलब मैं लाइफ में इस शो ने जो मुझे जो ट्रैवलिंग के दौरान जो चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, और मैं तो क्योंकि स्टूडेंट ही इश्क का हूँ, प्यार का हूँ, तो मतलब मैं लफ्ज़ किसी भी स्टोरी को मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो वो कहते हैं ना कि हर स्टेप पे एक फीलिंग्स थी, मतलब कई दफ़ा रोए हैं, कई दफ़ा हंसे हैं, और मतलब हर स्टोरी मेरे लिए बहुत मतलब चीज़ें, स्पेशली उन ओकेजन्स को वहाँ जाके फील करना जहाँ वो वहाँ जो इवेंट्स हुए थे वो, तो मेरे लिए तो मतलब मैं किसी एक स्टोरी को नहीं कह पाऊंगा रियली। मैं सोच रहा हूँ, मैं जब आपने क्वेश्चन पूछा स्टोरी आपकी जिंदगी के सबसे करीब है? मेरे ख्याल में तो मैं जब देखता हूँ तो सारी स्टोरीज मुझे अपनी लगती हैं। कभी रांझा, ज्यादा स्टोरीज रह चुकी हैं रांझा, कभी हीर, मतलब आप हीर भी बन जाते हैं। ये स्टोरीज असल में है ही कुछ ऐसी कि अगर आप भी पढ़ेंगी, आप देखेंगे तो आपको हर कैरेक्टर में अपना कैरेक्टर नजर आएगा। सर आप सपोर्ट ना करें, इधर दुश्मनी है, इधर आप नहीं सपोर्ट कर सकते, ये हमारी दुश्मन पार्टी है। एक्चुअली स्टोरीज में देखें, अगर जहाँ से मैं जिस अच्छा, जब आपके पास ये एक ये आपके पास चीज आई थी, या आप इनको होता है ना कि कभी कभी बस चीजें हो जाती हैं और टीम एक बन जाती है, तो आपको कैसे अप्रोच किया गया? असल में इसमें बड़े ड्रामाई सीन हुए, मैं आपको क्लियरली बताऊं। जब भट्ट साहब की मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई है तो मैं पीटीवी में ही था, इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ, तो मैंने कहा जी कि मैं फौरन हाजिर हो रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझसे जब आइडिया डिस्कस, मतलब मैं हर स्टेप पे जब ये मुझे ये माशाल्लाह से मोस्ट सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं इन्होंने, और मैं इस चीज़ को भी लेके बड़े इनके एक्साइटेड भी था और रिस्पेक्ट भी थी कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े कमाल लोगों के साथ काम किया है। तो मैं अभी तिफले मकतब हूँ, तो जब मुझसे आइडिया, इतना ह्यूज आइडिया शेयर हुआ है, तो मुझे, और स्पेशली सबसे बड़ी चीज़ ये कि प्योरली जो मेरी थिंकिंग है, जो प्योरली मैं सोचता हूँ, जो लिव करता हूँ, जो म्यूजिक में भी सोचता हूँ, ये आइडिया प्योरली वो चीज़ थी। तो मैं तो मेरी तो कहते हैं ना कि चांदी होगी, मेरी तो ईद होगी आपकी। हाँ जी, तो बस वो फिर बड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से इन्होंने मुझे लेके चले हैं। अच्छा, इससे पहले की भी एक स्टोरी है, मतलब ये तो उनको व्हाट्सएप पे जब फोन आया सब कुछ, असल में स्टोरी है कि 3-4 साल पहले का आइडिया है। हाँ, ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया तो व्हाट्सएप को आया, बट ये लेकिन इसरार को कहाँ से मैंने लिया? इसको दो हिस्सों में। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं शुरू से। What happened? ये एक दिन बैठे हुए थे, कोई लोग कि हुआ क्या? हाँ, असल में ये हमने 2010 में आइडिया दिया था, और ये वो टाइम था कि जब एक मीडिया वॉर चल रही थी पाकिस्तान की इमेज को डिस्टॉर्ट करने की, तो पीस एंड लव के नाम से पीटीवी ने कैंपेन लॉन्च की, ठीक है, और उसमें एक सॉन्ग दिया शाहिदा को इंटरनेशनल पीस डे के हवाले से। तो ये सॉन्ग कर रही थी, उसमें हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर ली, मदरलैंड, पीस एंड लव, और कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ 2 लाइनें थी कि इस पे हमने कुछ करना है, क्या करना है ये भी नहीं पता, ड्रामा करना है, डॉक्यूमेंट्री करनी है। तो इन्होंने उसके आगे 2 लफ्ज लिख दिए, प्रेम धरती। इन 2 लफ्जों से हर चीज खुद ही ओपन हो गई, हर चीज खुद ब खुद बनना शुरू हो गई। सही। और फॉर सम रीजन वो हम नहीं कर सके, बात आगे चलती गई, और बाकी पोर्शन जो असरार की एंट्री हुई है वो शायद बताती है आपको। अच्छा, तो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया, अब इसको इतना टाइम क्यों लगा ऑन ग्राउंड लाने में, ये भी मैंने आना है इसकी तरफ, लेकिन असरार की एंट्री कैसे हुई? हाँ, जब इसका पायलट बना था ना, तो उस वक्त हम लोगों का जो हीरो था इनकी जगह पे वो नवीद अकबर था। अभी उनकी रेशम के साथ एक फिल्म भी आ रही है, उसमें जालिम हस्बैंड बना हुआ है, पठान है ना, जालिम बना हुआ है उसमें। तो जब पायलट अप्रूव हो गया तो कुछ वजहों से, आपको भी पता है, इवेंट्स आ जाते हैं बीच में, डिले होते जब हमें कहा गया जी आपने 1 महीने बाद इसको स्टार्ट करना है, तो मैंने कहा अच्छा चले निकालते। अब इतना पुराना पायलट निकाले, ना नवीद की वो शक्ल थी, अब ना हमारे जहन में वो था कि क्या करना है। तो मैं वैसे ही आईटी डिपार्टमेंट में वैसे ही चक्कर लगा रही थी, तो वहां मैंने इसरार का एक गाना सुना जो कि मुझे याद नहीं है अभी, बड़ा हंस के कुछ गाना गा रहे थे और अक्सर चैनल में मैंने उनको देखा, हाँ वो मॉर्निंग शो में इसी प्रोग्राम यहीं पे आपके साथ थी। मैंने वहां से निकली और मैंने व्हाट्सएप को कहा कि नवीद को करे ड्रॉप और हमने रखना है स्टार को, इनको करे पिक। हाँ अच्छा, तो
नंबर भी मैंने कैसेट से लिया। अच्छा। बट सबको नहीं पता चला कि कहाँ से नंबर आ रहा है, कहाँ हो रहा है। मैंने कहा सिर्फ इस बंदे को फोन करें और बुलाएं। और जो ही हमने फोन किया 1 मिनट बाद स्टार साहब हमारे सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा अब बताएं कि कैसी है मेरी चॉइस, ना सुना ना देखा हुआ था कुछ भी नहीं। कहते हैं डन। फाइनली क्रेडिट गोज टू यू। Let's not go there right now, Asrar. Let's not go there. लेकिन भट्ट साहब, बाय द वे किसी एक के साथ तो आपको होता है ना, मैंने नोक झोंक रखनी होती है। मैंने कहा भट्ट साहब इतने हमारे वंडरफुल सीनियर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं और हम उनके वैसे भी इतने बड़े फैन हैं, तो उनको तो हम छेड़ नहीं सकते, नौकरी जाने का भी डर होता है। तो जो साथ बैठा हुआ है मजलूम, हम उसको अटैक करते हैं। अच्छा, गेटिंग बैक टू सीरियसनेस, इतनी देर क्यों लगी? मतलब 2010 मींस ऑलमोस्ट अब 4 साल, क्योंकि 2014 में हम आ गए। कुछ शायद हमने इस प्रोजेक्ट को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि शुरू में इसकी शक्ल कुछ और थी। क्या? अच्छा, पहले क्या शक्ल थी? पहले तो सिंपल ये थी कि लव स्टोरीज को हम प्रेजेंट करते हैं और उसकी डायमेंशन जरा डिफरेंट थी, और ऐसा जब टाइम गुजरता गया इसमें मजीद शेड बढ़ते गए और इसमें वाकई असरार आ गया। जो मिस्ट्री है ना, इश्क की मिस्ट्री हमेशा से रही है। एक बड़ा सीरियस प्रोजेक्ट था, तो इसमें शुरू करने में हम भी जरा कुछ सीरियस कम थे, इसलिए कि ये कुछ ऐसी चीज थी कि अगर वो ना बन पाए तो शायद हमारी इज्जत भी स्टेक पे थी। एंड यू सी, आप तीनों की पर्सनालिटी फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग इज वेरी हैप्पी गो लकी एंड स्माइलिंग एंड पॉजिटिव। होता ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत सीरियसली लेते हैं अपने आप को, काम से ज्यादा अपने आप को। तो क्योंकि ये आई थॉट कि अब टीम आएगी तो बहुत ही कुछ सीरियस लोग होंगे और वो बट यू गाइज हैव अ वेरी गुड केमिस्ट्री टुगेदर। तो अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोई नाकाबिले फरामोश वाकया, गाना भी आपसे सुनना है हमने लाइव, बल्कि आपसे आते ही ब्रेक के बाद आपसे कुछ सुनेंगे। उसके बाद कोई नाकाबिले फरामोश वाकया आप सबसे मैंने सुनना है कि किस किस के बारे में 3 अल्फाज में डिस्क्राइब करना है इस प्रोजेक्ट के बाद, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स कहाँ ट्रैवल किया, ये सब कुछ हम शेयर करेंगे। व्यूअर्स, आपका भी अगर कोई सवाल है तो जरूर कॉल करें और इनसे पूछे। प्रेम धरती की टीम हमारे साथ है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह मिलंदम सूमरा वठे जूं वधायूं। छोड़े छांग छनन में माड़ूड़े मनन में, छोड़े छांग छनन में हो अल्लाह अल्लाह। छोड़े छांग छनन में माड़ूड़े मनन में, बदी मीरा में मुनन में, बदी मीरा में मुनन में। कन धोतियड़ा अर बंगियों पर धोतियड़ा खयों वर, धोतियड़ा पंजों तर, धोतियड़ा ला वट छपड़, धोतियड़ा दुहा कन नर, धोतियड़ा धोतियड़ा दुहा कन नर, धोतियड़ा दुहायूं। सुबह मिलंदम सूमरा वठे जूं वधायूं। सुबह मिलंदम सूमरा वठे जूं वधायूं। ओढ़े लाल लोयूं घुमन जाम जोयूं, ओढ़े लाल लोयूं घुमन जाम जोयूं, ओढ़े लाल लोयूं
सारे संबर ओ बेरी चाबरा हित हुत बेरी चाबिरा भर डोयूं बेरी चाबिरायूं सुबह मिलंदम सूमरा वठे जूं वधायूं सुबह मिलंदम सूमरा वठे जूं वधायूं सावण सूवलाटी थी साणे हमी हूं दाद सईद साणे हमी हो शाह अवेस साणे हमी हो मखदूम साणे हमी सना बिलवल साणे हमी सनायूं सुबह मिलंदम सूमरा वठे जूं वधायूं सुबह मिलंदम सूमरा वठे जूं वधायूं। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, इधर कोरियोग्राफी की भी कुछ एक कहानी है। आप कोरियोग्राफी करती? आई डिडंट नो यू वर अ कोरियोग्राफर आल्सो, even though I know that you produced many beautiful programs related to dance and music, मगर आपने खुद इसकी कोरियोग्राफी की? मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने सोनी की तरह बर्तन भी बनाए। मैंने तो इनको कहा था कि सस्सी की तरह भी मैं कपड़े भी मैंने सिलवा लिए हुए थे। 2000 देके दर्जी को सस्सी की तरह रेगिस्तान में भी भाग जाऊंगी। तो साड़ी में करवाई, वो लोटा लेके उसको चिलाने ले जाता पड़ी तो स्विमिंग भी कर लूंगी। काफी कुछ किया था मैंने। लेकिन आई थिंक वहाँ पे स्विमिंग की प्रॉब्लम थी। आई थिंक वहाँ पे आती नहीं थी स्विमिंग, इसलिए आप आई डोंट थिंक कि आपको स्विमिंग करने की इजाजत होगी फिर। मैंने वो ले लेना था, उससे स्विमिंग कर लेनी। स्वीट। यानी कि सारा कुछ बेसिकली हर लेवल पे आपको लिटरली इन्वॉल्व होना पड़ा है। हाँ बिल्कुल। सो बट ये इसकी अब अच्छा एक रिक्वेस्ट करनी है, ऑन एयर कर रही हूँ, वैसे पूछा तो ब्रेक में चाहिए था, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो जब हम नेक्स्ट सॉन्ग परफॉर्म करें तो थोड़ा आप साथ साथ अगर कराती जाए। रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। विलिंग है? अच्छा, ये पार्टी विलिंग है व्यूअर्स, ये पार्टी विलिंग है। अच्छा, वेरी सीरियस क्वेश्चन, क्योंकि एक बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी हमने ऑन एयर देखी जो अब शहीद हो गए हैं। आपने म्यूजिक, आपने इश्क को एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी डिफाइन करने की रिक्वेस्ट की थी, थोड़ा सा उससे रिलेटेड बड़ी आपकी कहानी है। ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड इमोशंस पे है, फीलिंग्स पे है, यानी इसमें हमने कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं बताए, किसी लोकेशंस के बारे में नहीं बताया, हमने सिर्फ ह्यूमन रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस हमने एक्सप्लेन किया है। तो वो तभी हम ऑथेंटिक कर सकते थे कि एक मजहबी स्कॉलर इस रिलेशंस को, इस बिहेवियर को, इस फीलिंग को डिफाइन करे। तो मुफ्ती सरफराज नईमी साहब का जब हमने इंटरव्यू लिया तो चंद दिनों के बाद उनकी डेथ हो गई। तो इस लिहाज से इस डॉक्यूमेंट्री की एक हिस्टोरिकल वैल्यू है कि लास्ट इंटरव्यू है मुफ्ती सरफराज नईमी का, और वो इश्क के ऊपर है, और बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में उन्होंने इश्क को डिफाइन किया कि बेसिकली जो इश्क है वो सबसे पहले अल्लाह ने किया, अपने महबूब से किया, और कहते हैं कि अल्लाह को अगर ढूंढना है तो अपने दिल में ढूंढो। वो कहते हैं ना, रब दिलों में रहिंदा, मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, ढा दे जो कुछ ढहंदा, तो एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलों में रहिंदा। तो अगर खुदा को ढूंढना है तो दिल में ढूंढो, और जब तुम किसी के दिल पे जाते हो तो खुदा तक पहुंच जाते हो। और इसमें एक बड़ी, हमारे एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि जो अल्लाह की रूह है वो इंसान के अंदर है। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो बेसिकली वो अल्लाह की जात से प्यार कर रहे हैं आप। तो इस सब कॉन्सेप्ट को लेके हम चले, और वो हमने कोशिश की को एक लाइट मूड के लिए फोक लव स्टोरीज की सिलेक्शन की जाए, क्योंकि ये बात अगर हम एक ड्राई किसी और अंदाज में करेंगे, टिपिकल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में करते तो शायद लोग सुनते ना। और इसमें हमने, क्योंकि ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं, ये जो फोक लव स्टोरीज जो हैं, ये नसर में नहीं है, ये पोइट्री में है। तो पोइट्री को अब गाने के लिए, और एक फोक है इसी तरह गाया गया, तो हमें एक मिस्टीरियस पर्सन चाहिए था। भाई जब हम छोटे होते थे तो क्या एक जरूरी, एक क्या चीज, दो चीजें होती थी ना जो करते थे, एक नर्सरी राइम्स या राइम्स के थ्रू बातें सिखाई जाती थी, और दूसरी बात नानो कहानी सुनाए ना, दादू कहानी सुनाए ना। तो आपने वो दोनों चीजें कंबाइन करके एक मिथिकल कैरेक्टर भी अंदर डाल दिया जो एक्चुअली रियल है, बट हम उनको मिथिकल बुला रहे हैं, क्योंकि इसका वर्ड ही मिस्ट्री है। तो उसके खोजने के लिए वो ढूंढना कहाँ से है, वो हमारी इस जगह से ढूंढना है, फोक में से ढूंढना था। तो इस बेसिकली प्रेम धरती इज इश्क की खोज, इश्क की खोज, इश्क की खोज, असरार, बाय असरार, बाय असरार, इतना क्रेडिट बाय असरार भी कर देता। अच्छा, कोई नाकाबिल फरामोश वाकया भी जानना जरूरी है। एक स्केरी सा वाकया हुआ था आपके साथ जो मुझे पता है, जो आपने हमारे साथ शेयर करना है शादा जी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और एक छोटा पैकेज है वो भी आपको दिखाते हुए जाएंगे। वापस आएंगे तो आई होप थोड़ी सी और गपशप का हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो।
चमकदा हुस्न महताब दा जी खूनी चौड़ियां रात जू चन द्वाले सुर्ख रंग जू रंग शहाब दा जी मारुई सन 1300 ईस्वी में सिंध के हसीन रेगिस्तान घर में जन्म लेने वाली लड़की जिसने बादशाह वक्त उमर सुंदर की मोहब्बत को अपनी जमीन से वफा और अपने बाबुल की आबरू की खातिर ठुकरा दिया, मगर उसकी ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। पीर मेरा दमड़ी वाला पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करेंदा दोहा जहाना अंदर तू ही मुंबई किथे मेरा मैं कभी कभी डांस नहीं आ रही। हलो हलो काका कड़िए जिते मीह उछल नका छल न पल सबका बसे प्रिय। कलेजा ले गई खान खीवे दी ओदियां गज गज लंबियां मींडियां अते रंग जो गोरा सी ओते पियाला जहर दा ओते पियाला जहर दा मिर्जा हंस के लैंदा पी सो जा नाल यकीन दे नी तू क्यों होयो दिलगीर चलिए सो जा नाल यकीन दे नी तू क्यों होयो दिलगीर नी मैं जू पिछाती अपनी मेरी दाना बात जगी मैं तालब नौशो पाकदा मैं तालब नौशो पीर दा मेरी कंदिया दस्तगीर मैं जदों दी घोड़ी फड़ लई मेरा कंबिया नहीं ना शरीर मेरे हथ कमान हनेर दी विच लाल सुनहरी तीर जूं पढ़ बिस्मिल्लाह मारदा दड़ टोटे करदा चीर
कशकिली टंग 360 सी कानी जट दी नी मैं देंदा सियाली वंड पहली मारा खान शमीर पहली मारा खान शमीर तुझी रखा तू ले दे संग मैं तीजी मारा उसनू जड़िए जिस दी है तू मंग ओ चौथी मारदा तेरे बाप नू जिस दे मुंह विच पांदा खंड पंजवी मारा वल आसमान दे पंजवी मारा वल आसमान दे जिथों उड़ उड़ झड़न पतंग अज बाज परावा मारिया मेरी खाली हो गई कंड मेरे सिरों मंडासा टैपिया मेरी नंगी हो गई चंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, इतनी नफीस और खूबसूरत बातें ब्रेक में हो रही होती हैं। आई विश कि हम वो आपके साथ ऑन एयर भी शेयर कर सकें। मेरे ख्याल से कभी एक टेप बनानी चाहिए जो हम सिर्फ ऑफ कैमरा जो गपशप हुई थी वो आपके साथ डिस्कस करें। हमारे साथ प्रेम धरती की बहुत ही मजे की और इंटरेस्टिंग और एक्लेक्टिक सी टीम है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किचन में झाती डालना जरूरी है। मैं झाती डाल रही हूँ आपकी मुनीरा जी। जी क्या मतलब? मंचूरियन भी रेडी है और राइस भी रेडी है। सो आपने साथ में फिश क्रैकर्स भी सर्व किए हैं? बिल्कुल। और साथ में मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने सॉस ऊपर डाल दी है और वैसे भी अलग से भी फिश रखी हुई है। अलग से सॉस भी रखेंगे कि जिसने जैसे थोड़ी सॉस डालनी हो या बगैर उसके खानी हो तो वो ऑप्शनल आप खा सकते हैं। लेकिन मैं सॉन्ग में इतना बिजी थी कि मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं किचन में भी कुछ फटाफट मैं कर लूँ। चले, थैंक यू सो मच मुनीरा। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह with a new fish recipe. इंशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि मुझे पता है ब्रेक में हम टीम की डिस्कशंस करते जा रहे थे और भूल गए कि ऑन एयर भी उनको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो टीम और कौन सी लोकेशंस में शूट किया? तो पहले तो ये है कि पीटीवी की एक ट्रेडिशन है कि हम कभी ना मेरी प्रोडक्शन, मेरा ड्रामा, मेरी डॉक्यूमेंट्री कभी नहीं कहते। हम कहते हैं हमारी। मॉर्निंग शो पे भी हम ही कहते हैं। तो हम का मकसद ये है कि पीटीवी का जो भी काम है ये सब लोग ऑन करते हैं। हमारे यहाँ एक कील लगाने वाला आदमी भी है ना, तो वो कहता है ये मेरी प्रोडक्शन है। तो ये पीटीवी का एक ट्रेडिशन है। तो इसमें सबसे पहले एक रिसर्चर है हमारा, और वो आदमी जो है वो फोक से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा हमारे जहन में कोई दूसरा नाम आया ही नहीं इकबाल कासिर के अलावा। तो रिसर्चर इसके इकबाल कासिर थे। उसके बाद हमारे कैमरा असिस्टेंट, हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट, हमारे एडिटर, ये एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस प्रोडक्शन है कि उनके बगैर ये कंप्लीट नहीं हो सकता। सही। तो ये हमारी टीम थी जिसके बगैर ये नहीं कंप्लीट हो सकता था, कुछ भी काम हो सकता। और आपकी बड़ी आला कोरियोग्राफर भी हैं जो आल्सो मूनलाइट्स एज द डायरेक्टर। और अबव ऑल एक हमारे को प्रोड्यूसर हैं मुश्ताक साहब, उनका नाम जिक्र बहुत जरूरी है। और अब हम आते हैं कि हम सिंध में भी जाके हमने काम किया, हमने केपीके में जाके काम भी किया, हमने सराइकी बेल्ट में भी जाके काम किया। तो वहां सिंध से हमने एक टीम हमें दी उन्होंने, जिसमें मेरानी था, प्रोड्यूसर है कराची टीवी के, तो उन्होंने हमें एज ए को प्रोड्यूसर दिए। तो वो हम थरपारकर तक गए, बॉर्डर तक गए। जब हम पिशावर साइड पे गए तो वहां भी उन्होंने हमें एक को प्रोड्यूसर दिया, असफंद यार, और वहां जाके भी हमने कुछ एपिसोड्स किए। तो ये प्रोडक्शन जो है वो ये पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, ये सिंपल लाहौर बेस्ड प्रोडक्शन नहीं है। ये हमने चारों प्रोविंस में जाके ट्रैवल किया। अभी ब्रेक में मैं यही कह रही थी कि प्लीज इसको पीटीवी वर्ल्ड पे भी ऑन एयर करना चाहिए अंग्रेजी में। ये तो उस माशाल्लाह उस लेवल की विजुअली भी बनी है। और साफ पता चल रहा है कि बियॉन्ड फाइनेंसेस सबसे ज्यादा इस पे इन्वेस्ट किया गया है टैलेंट। हर किसी ने अपनी जान मारी है। और बात यह कि योर डेजिग्नेशन वाज दैट ऑफ अ प्रोड्यूसर बट यू केम फॉरवर्ड as an actor as well, you came forward as a choreographer. हर हैट पॉटरी मेकिंग भी की, जैसे कि उन्होंने कहा कि बाकायदा मटके के साथ स्विमिंग करने की भी अटेम्प्ट करने के लिए तैयार थी। तो कोई नाकाबिले फरामोश वाकया स्कैरी सा? स्कैरी तो टीम के लिए था, मेरे लिए तो सिर्फ वाकया था।
हम लोग कहीं भी जाते थे ना तो बट साहब जो हमें इरिटेट करने के लिए अपने मोबाइल पे मैप खोल देते थे। तो हमने जाना था टिल्ला जोगिया, जहाँ राजा जोगी बना था और पूरन भगत वगैरह सारे। तो बट साहब बकौल बट साहब के मैप के जो रास्ता इन्होंने सेलेक्ट किया है वो बहुत थोड़ा है और हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि जो रास्ता आपने मिस किया है वो आधे घंटे का था और जो आपने सिलेक्ट किया है ये बाय फुट 3 घंटे का है। और आप जैसे लोगों के लिए तो 4 घंटे भी लग सकते हैं। अब हमने सोचा कि अब यहाँ रह तो नहीं सकते, गांव था और मुश्ताक साहब जैसे इन्होंने जिक्र किया, हम मुश्ताक साहब हमारी टीम में है तो वो हार्ट के पेशेंट और उन दिनों उनके दांत में दर्द और बहुत उन्होंने कहा शायदा, मैंने कहा आप इधर ही रहे, हम होके आते हैं, यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। और 3 घंटे हमें जाने का लगा, पूरी टीम उसमें हमारे लाइट में मजर बट साहब वो मेरे साथ हो गए थे, शुरू में हम आगे थे, बाद में मेरे साथ हो गए थे। मुझे कहते हैं मैडम ये जूते की वजह से तो और फिर हमारे साथ जो हमारे ऑडियो पे थे मेहदी साहब, उनको शुगर और काफी प्रॉब्लम और ये वैसे लग रहा है ये हमारी किया होगा अपनी कैमरे की आंख को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने आप लोगों को टाइम लगाया होगा जाने और आने में। और हमारे मुश्ताक साहब ने हमें कहा जी ये 7-8 पराठे हैं और ये अचार है, ये आप वहाँ जाके खाएंगे। हमने खोले बगैर मजर बट साहब ने कहा जी मैडम मैंने चेक कर लिया, ले गए। अच्छा वो सफर खत्म ही ना हो तो जब ऊपर गए तो अब हमारे पास काम करने के लिए 1 घंटा रह गया था और जल्दी वो लोकेशन ऐसी थी कि हमें काम जल्दी करना पड़ा। जब नीचे आए तो अब टीम का था कि क्योंकि पराठे हमने खोले थे तो 7 बजे 3 थे और लोग हम 7 थे। तो उससे टाइम कुछ ऐसा हो गया था कि हमें चांद नजर आना शुरू हो गया था और फुल और अभी वापस भी जाना था, फुल मून, और वहाँ पे हम रुक नहीं सकते थे। अब ये सब कह रहे थे कि शायद कोई ऐसी बात कर दे कि हम यहीं पे रुक जाएं। रेस्ट हाउस वहाँ पे था लेकिन वहाँ पे कोई चौकीदार वगैरह नहीं था। अब आगे क्या हुआ ये अब बट सब बताएंगे कि क्या हुआ। बस मुख्तसर ये है कि हमने जब कंप्लीट कर लिया काम तो लोग, हमारी ख्वाहिश थी कि हम रात यहाँ रुक जाएं, तो इन्होंने कहा नहीं जी हमने रात चलना है क्योंकि ये तो डेंजरस जगह है, तो हम नीचे निकलते हैं। तो अब दिल में गुस्सा बढ़ा था इसके खिलाफ, लेकिन ये भाग गई वहां से। सबसे पहले आगे चलना शुरू हो गया। अब सारे रास्ते हम शायदा को दिल में जो बुरा भला कह रहे हैं और ट्रैवल करते जा रहे हैं। तो बहरहाल हम टाइम के ऊपर पहुंच गए, पहुंच ही गए पूरा 24 घंटे गुजार के, बिकॉज बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। इन अ फ्यू वर्ड्स, प्रेम धरती क्यों कोई देखे सर? अपने अंदर से वो रोमांस ढूंढें जो आपके अंदर है, फैंटेसी लाएं अपनी लाइफ में। हम बहुत रियलिटी की तरफ चले गए हैं। हम जो दादियों से वो रजाई में बैठ के वो मूंगफली के आगे रख के कहानियां सुनते थे ना, और रात को एक परी हमें ख्वाब में आती थी, उस परी को ढूंढें अपने अंदर। मत भागें रियलिटी की तरफ, बहुत ज्यादा मत जाएं, फैंटेसी ख्वाब देखें, ख्वाब देखना शुरू करें। हो सकता है कि वो परी माशाल्लाह ऐसे शायदा की शेप में आपको प्रेम धरती में नजर भी आ जाए। अच्छा, लास्ट वर्ड कंपोजिशन इसकी JLE की है, तमाम प्रोग्राम। Well, thank you so much for joining us. It's been a pleasure. ऐसे प्रोग्राम्स की प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी ज्यादा बातें होती हैं करने को कि वो पूरी कवर कभी भी नहीं हो पाती प्रोग्राम में, और हमने जान के नहीं कवर की ताकि आप खुद देखें और खुद अंडरस्टैंड करें और अपने अंदर का रोमांस जिंदा रखें। थैंक यू सो मच शेफ मुनीरा, थैंक यू, एंड टू द वंडरफुल टीम दैट इज विद अस। एंड व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का। प्रेम धरती जरूर देखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।